हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्रियाशारी सब्जेक्ट कंटिन्यू चल रहा है। आज उसका 11th लेक्चर है। पिछले 10th लेक्चर में मैंने आपको दोषों की क्षय वृद्धि कंप्लीट करा दिया है। आज ही क्लास में हम पढ़ने वाले हैं धातु की क्षय वृद्धि। टॉपिक बड़ा है इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आज से एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे को आपका यूट्यूब पर लाइव सेशन होगा FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उसमें क्या होगा, हाँ, और इसका शेड्यूल मैंने अपलोड कर दिया है कम्युनिटी पे, जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। उसमें हम हर शनिवार बुधवार को एक लाइव क्लास लेंगे 5:30 बजे से। उसमें वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम साल भर ऐसा करेंगे तो आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और जो बहुत टफ हैं, है ना, उनको पढ़ाया भी जाएगा, साथ में उनके क्वेश्चन भी करेंगे। तो FAQ सेशन में उनके ओनली क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड हैं, आप उनको वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो लाइव सेशन आने वाला है वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए, हाँ, और आज का टॉपिक क्या है, यूट्यूब लाइव सेशन का 5:30 बजे जो होने वाली है, वेदना अध्याय से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। रस धातु की क्षय के लक्षण में थोड़ा सा पहले हमको इमेजिनेशन करना है कि रस धातु का क्षय हम किससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो एक ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट आप देख लीजिए, है ना, देख लीजिए, मतलब इमेजिन करिए कि बहुत दुबला पतला सा है। अगर हम उसको जोर से चिल्लाएंगे तो उसको भी वो सुन नहीं पाएगा, है ना। तो इस तरीके का जो होता है वो रस क्षय का पेशेंट होता है। ठीक है, बाकी हम इसको राज्यक्षमा से कोरिलेट कर ही रहे हैं, ट्यूबरकुलोसिस से, और आगे जाके और कोरिलेट करते चलेंगे और याद करते चलेंगे। ठीक है, तो घटते सहते शब्दम न उच्चे शूल्यते, क्या होता है, उसके शरीर में घट्टन जैसी वेदना होती है। ठीक है, सहते शब्दम ना उच्चे, ऊंचे शब्दों को सुन ही नहीं पाएगा। तो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट हमने रस क्षय से क्यों कोरिलेट किया, तो इसका भी एक रीजन है। क्या रीजन है, राज्यक्षमा की जो संप्राप्ति होती है उसमें रसवाही स्रोतस कफ के द्वारा अवरोध होने के कारण उत्तरोत्तर धातु की पुष्टि नहीं हो पाती, जिसके कारण से राज्यक्षमा हो जाता है। तो यहाँ पे रसवाही स्रोतस का अवरोध हो रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पे राज्यक्षमा से कोरिलेट किया। ठीक है, तो ऐसा पेशेंट क्या होगा, जोर से हम बोलेंगे सहन ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब चरक जी के अनुसार है ये हृदयम ताम्यति। अब ये हार्ट है, इसमें कौन रहता है, अभी तो रस रहता है, ठीक है, बाद में पता नहीं, तो रस रहता है। अगर इस हृदय का रस कहीं और चला जाएगा तो उसमें खालीपन आ जाएगा, उसमें शून्यता आ जाएगी, है ना, शून्यता आ जाएगी, और वो कंपन करने लगेगा, बोलेगा मेरा रस तो सारा चला गया। ठीक है, मेरा जो स्पेस है पूरा खाली हो गया। खाली होना मतलब तम का प्रवेश हो जाना, वहां पे ताम्यता हो जाएगी, पूरा याद हो रहा है, हृदयम ताम्यति, शून्यता हो गई, कंपन कर रहा है, उसको अब तृष्णा है कि काश मुझे कोई रस ला कर दे दे। यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं पूछा जाना, बिल्कुल, मतलब कभी कभी ही पूछा जाता है, ये किस आचार्य के अकॉर्डिंग है, बाकी आपसे जनरल पूछा जाएगा किस धातु के क्षय में मिलता है। ठीक है, तो उसको तृष्णा है, कोई रस ला के दे दे, इसी को सोच सोच के बहुत पीड़ा में रहता है। हृदय पीड़ा तो पूरा हार्ट का है, हृदय पीड़ा, हृदय शून्यता, हृदय में तृष्णा हो रही है, हृदय में ताम्यता हो रही है, उसमें कंपन हो रहा है। ठीक है, और बागभट्ट जी ने क्या बोला है, रोक्षम श्रमा शोषो ग्लानि शब्द आश, इन्होंने तो शोष बोल ही दिया, वैसे हमने कोरिलेट किया था, बागभट्ट जी ने तो बोल ही दिया कि रस धातु के क्षय में शोष जैसे लक्षण मिलते हैं, राज्यक्षमा हो जाता है, शब्द को सहन नहीं कर पा रहा, तो इन्होंने भी लिखा था, बाकी टर्म अलग था थोड़ा सा, है ना, और थकान होती है ना, राज्यक्षमा के पेशेंट में धातु क्षय हो जा रहा है, व्यक्ति को थकान होती है, श्रम होता है और रुक्षता आती है। क्लियर, चलिए, हाँ, और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछने वाली हूं 10 क्वेश्चन, तो प्लीज कृपा करके सभी को आंसर देना है। पिछले वीडियो में एक ने भी आंसर नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि आप एक्टिवली तरीके से पढ़ोगे, आंसर करोगे तो आपको ही फायदा होने वाला है। ठीक है, वृद्धि के लक्षण में क्या होंगे, तो ये हृदय है, यहाँ पे रस की वृद्धि हो जाएगी। जैसे कोई गड्ढा है, वहां पे धूल भरी हुई है, हमने उसमें पानी डाके डाल दिया
तो वहां पे क्या हो जाएगा, कीचड़ मच जाएगा। कीचड़ को क्या बोलते हैं, क्लेद बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हृदय में क्लेद हो जाएगा, कीचड़ मच जाएगा। ठीक है, और जब हृदय में क्लेद होगा तो हृदय से गला कितने पास में है, तो यहां से जाके प्रसेक भी तो कराएगा। प्रसेक मतलब क्या होगा, सलाइवेशन होगा, नौशिया होगा। ठीक है, तो हृदय उत्क्लेद और प्रसेक। बागभट्ट जी ने क्या बोला है, रसो अपि श्लेष्मवत्। रस वृद्धि के जो लक्षण हैं, क्षय के लक्षण हैं, वो श्लेष्मा के जैसे होते हैं। ठीक है, अब देखिए हम हमेशा क्या पढ़ते हैं कि रस प्रदोषज विकार, कफ वृद्धि या कफ के क्षय के लक्षण उसमें मिलते हैं, वैसे ही मिलते हैं। हमने तो ऐसा बोलते थे, लेकिन बागभट्ट जी ने तो ये टर्म ही बोल दिया कि रस वृद्धि के जो लक्षण है वो कफ वृद्धि के जैसे ही हमको समझना है। ये टर्म पूछा जाता है बागभट्ट का, यहाँ पे रेफरेंस बनता है किस आचार्य का है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। सॉरी, टॉपिक नहीं, अगली धातु रक्त धातु। जब भी आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है, फोड़े फुंसी होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को बताते हैं स्किन में ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, खून की खराबी से हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, खून की खराबी मतलब रक्त प्रदोषज विकार, रक्त धातु की क्षय या वृद्धि, उसमें आपको स्किन के डिसऑर्डर ही मिलेंगे। कंसेप्ट बन गया, पूरा याद होने वाला है। परुषा, स्फुटिता, म्लाना, त्वचा, रुक्षता, रक्त संचय। जब रक्त का संचय होता है तो सारी चीजें त्वचा में मिल रही है। क्या है, परुषता है ना, स्किन फटी हुई रहेगी, स्फुटित म्लान रहेगी, रुक्ष रहेगी, ये स्किन के लिए बोल रहे हैं, तो पूरा रक्त में रहेगा। ठीक है, और सुश्रुत का देखते हैं, त्वक पारुष्य। इसके पहले मैंने आपको वाक पारुष्य पढ़ाया था। कहाँ पढ़े थे वाक पारुष्य, वात में पढ़े थे, है ना, वात वृद्धि में पढ़ा था। तो याद कैसे रहोगे, वाक मतलब होता है बोलना, बात करना, तो वाक पारुष्य को थोड़ी देर के लिए बात पारुष्य याद कर लो। तो बात पारुष्य ना वात वृद्धि में मिलता है, और त्वच पारुष्य किस में मिलेगा, त्वचा पारुष्य जो है त्वचा वाली प्रॉब्लम किसकी, रक्त की, तो रक्त के क्षय में मिलेगा। ये वात की वृद्धि में था, ये रक्त के क्षय में था। अम्ल शीत प्रार्थना, इसको खट्टी चीजों को ठंडी चीजों की इच्छा होती है रक्त के क्षय में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वृद्धि में मिलेगा, जबकि वृद्धि में नहीं है, किस में है, ये क्षय में मिलता है। ठीक है, समझ लिए। सिरा शैथिल्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके धमनी शैथिल्य जो है हम मांस में पढ़ने वाले हैं, तो इसका कोड बना देते हैं। जो रक्त है ना दूसरे नंबर पर आता है, मांस तीसरे नंबर पर आता है, तो दो अक्षर वाला सिरा शैथिल्य रक्त क्षय में मिलेगा, और 3 अक्षर वाला धमनी शैथिल्य किसमें मिलेगा, 3 अक्षर वाला धमनी शैथिल्य तीसरे नंबर की धातु में मिलेगा। याद हुआ कि नहीं हुआ, कमेंट करके बताना है। ठीक है, थोड़ा एक्टिवली तरीके से पढ़ना है। तो सिरा शैथिल्य दूसरे नंबर पर, धमनी शैथिल्य तीसरे नंबर पे। ठीक है, और अम्ल शिशिर प्रीति हो गया, अभी हमने पढ़ा शीत प्रार्थना या वही सिरा शैथिल्य और रुक्षता, तो इसमें भी बता दिया, इसमें भी बता दिया, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं रक्त वृद्धि। रक्त वृद्धि में क्या होगा, सिराओं में रक्त बहता है। अगर रक्त की वृद्धि हो जाएगी तो सिराओं में कैसी हो जाएंगी, कंप्लीटली भर जाएंगी, है ना, वो कैसी हो जाएंगी, पूर्ण हो जाएंगी, तो सिरा पूर्णत्व मिलेगा। और जब बहुत ज्यादा ब्लड है शरीर में तो हमारी आंखें भी लाल दिखाई देंगी, तो रक्तांग अक्षिता। बाकी स्किन की प्रॉब्लम वृद्धि में मिल रहा है, क्षय में कैसा मिल रहा था, ओनली स्किन में कमी के कारण जो मिल रहा था। अब यहाँ पर क्या होगा, स्किन की प्रॉब्लम है कुछ चीजें, तो विसर्प स्किन की ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वैसे भी हम विसर्प जो विद्रधि जो है हम संतर्पण जन्य विकारों में पढ़ते हैं ना, तो समझ लीजिएगा वृद्धि में मिल रहा है। ठीक है, विद्रधि हो गया, उपकुश, गुल्म, कामला, व्यंग, अग्निनाश। स्पेशली यहाँ पर इसको याद रखना है कि जो स्पेशल डिसीज के जो नाम है ना वो वृद्धि में है, बाकी क्षय में ओनली स्किन की क्वालिटी के ऊपर बात कर रहा है। ठीक है, अब अग्निनाश बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे, बागभट्ट जी ने अग्निनाश बोला है, आप क्या बोलोगे मैडम, जब रक्त बढ़ेगा तो रक्त जो है वही पित्त है, वही पित्त मतलब वही अग्नि है। जब रक्त बढ़ेगा पित्त बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो अग्नि क्यों नहीं बढ़ेगी, तो यहाँ पे अग्निनाश क्यों है वृद्धि में। देखिए अभी थोड़ी सी अग्नि कहीं जल रही है,
आप उसके ऊपर गर्म पानी डाल दो, भले ही पानी गर्म है लेकिन अग्नि को वो जलाएगा नहीं, प्रज्वलित नहीं करेगा, अग्नि को बुझा देगा। तो यहाँ पर भले ही रक्त गर्म है लेकिन उसकी क्वांटिटी बढ़ रही है ना बॉडी में, मतलब बॉडी में द्रवता बढ़ रही है, और द्रवता बढ़ रही है, भले ही वो उष्ण है लेकिन उसके द्रवता गुण के कारण वो अग्नि को मंद करने वाला होता है। जिस प्रकार भले ही जल को हम गर्म क्यों ना कर दे लेकिन वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, तो यहाँ पे द्रवता के कारण अग्नि को बुझाने वाला होता है। ये रीजनिंग क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला धातु देखते हैं, मांस क्षय। तो जब कोई व्यक्ति मोटा होता है उसके शरीर में मांस का जमाव होता है, और स्पेशली मांस का जमाव कहाँ होता है, फीमेल्स में अधिकतर ग्रीवा पर, उदर पर, स्तन पर और स्फिक पर, यही होता है ना। हिप रीजन में होता है, पेट पर होता है, स्तन पर, गर्दन पर, यहाँ होता है। तो मांस क्षय में यहाँ पर शुष्कता आ जाएगी इन रीजन पर, मांस वृद्धि में यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, ठीक है ना। तो मांस क्षय स्फिक, ग्रीवा, उदर, शुष्कता। तो कहाँ स्फिक, ग्रीवा, उदर में शुष्कता हो जाएगी। सुश्रुत जी ने क्या बोला, रुक्षता, तोद, सदन, ये नहीं याद करना, कोई नहीं पूछा जाएगा। धमनी शैथिल्य मैंने अभी कोरिलेट करके आपको याद कराया था। बागभट्ट जी ने क्या बोला, अक्षग्लानि, मार करके रखिएगा, अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने वाली हूं अगली धातु में। तो अक्षग्लानि बागभट्ट जी ने मांस क्षय में बोला कि आंखों में ग्लानि होने लगती है, और कहां पर, गंड स्फिक शुष्कता, गंड स्फिक उदर प्रदेश में शुष्कता हो जाएगी, ठीक है। तो मांस क्षय में शुष्कता होगी, बाकी वृद्धि में इन्हीं चीजों पर वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसा कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना, यहाँ पे ऐसा कोई स्पेशल क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगली धातु देखते हैं, मेद धातु। तो मेद धातु में क्या है, संधि स्फुटन होना, संधियों में चट चट की आवाज आना, मेद क्षय का है। ग्लानि है ना, ग्लानिर अक्षणों आयासा, ग्लानिर अक्षणों आयासा किसका है, आचार्य चरक का। अब देखिए अक्षग्लानि बागभट्ट का मांस में, ग्लानिर अक्षणों आंखों में ग्लानि, दोनों का टर्म अलग है, मतलब एक है ना। तो आप याद कैसे करेंगे, ग्लानिर अक्षणों, अक्षग्लानि, अष्टांग का आ से शुरू है, अक्षग्लानि, ग्लानिर अक्षणों किसका है, चरक का है। तो अष्टांग का श्लोक इसके जस्ट ऊपर हमको देख, इमेजिनेशन से भी क्वेश्चन सही होते हैं कि मैंने जो मेद पढ़ा था उसके ऊपर बागभट्ट का मांस में ही होगा ना, तो अक्षग्लानि बागभट्ट का मांस में है, इनका ग्लानिर अक्षणों कहां पर है, मेद क्षय में है। और आयास भी है, आयास मतलब क्या हो रहा है, आलस्य होता है, थकान होती है, ठीक है। तो फैट का जब ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है तो व्यक्ति को ऐसे लगता है ना, और फैट का जब कम डिपोजिशन होता है तो क्या लग रहा है, उदर का तनु, उदर पतला सा लगेगा। ध्यान दीजिएगा, स्फिक, ग्रीवा, उदर, शुष्कता, उदर ग्रीवा में, उदर में शुष्कता बोले तो क्या होगा, मांस क्षय होगा, लेकिन उदर में तनुता बोले तो क्या होगा, मेद क्षय। क्योंकि आपको क्या लगता है, उदर के ऊपर पतलापन कहीं मांस क्षय का तो नहीं है। तनुत्वम चा उदरस्य, संस्कृत टर्म क्या है, तनुत्वम चा उदरस्य, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, मेद क्षय में और क्या मिलता है, प्लीहा वृद्धि मिलता है। क्या मिलता है, प्लीहा वृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेद क्षय की तो 4-5 चीजें आप रट डालिए, संधि स्फुटन, प्लीहा वृद्धि, संधि शून्यता, कटी शून्यता, क्या है, एक कटी शून्यता, है ना, समझ आ गया। संधियों में मेद है, संधियों में से मेद हटा दो, संधि शून्यता हो गया। अब संधियों से मेद हट गया तो संधियों में स्फुटन भी हो गया। 2 चीजें ऐसी याद हो गई, संधि शून्यता, संधि स्फुटन, और संधियों से मेद हट जाएगा, चट चट की आवाज आने लगेगी। कटी से मेद हट जाएगा तो कटी शून्यता हो जाएगा। तो ये बहुत पेटेंट चीजें हैं, कई बार पूछी गई। प्लीहा वृद्धि कहाँ मिलता है, मेद क्षय में, और प्लीहा वृद्धि और कहाँ मिलता है, रक्त वृद्धि में मिलता है। रक्त वृद्धि में आचार्य चरक जी ने रक्त प्रदोषज विकार, यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा, एक बार देख लेते हैं। प्लीह करके आया हुआ है, प्लीह मतलब यहाँ पर प्लीहा वृद्धि ही लिया है, लेकिन संस्कृत में प्लीहा वृद्धि नहीं दिया है। लेकिन कभी पूछ ले तो प्लीहा वृद्धि रक्त वृद्धि में या रक्त प्रदोषज विकार में और मेद क्षय धातु में मिलता है, ठीक है।
और क्या है, अंगों में स्निग्धता, मेद मतलब क्या है, फैट, क्या होता है, स्निग्ध होता है, तो अंगों में स्निग्धता देगा। उदर पार्श्व में वृद्धि, उदर व पार्श्व वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है कि मांस वृद्धि में उदर पार्श्व वृद्धि होगी। मांस वृद्धि में तो हमने क्या पढ़ा, स्फिक बाहु, गंड उष्ट उरु जंघा बाहु वृद्धि, लेकिन उदर पार्श्व में जो वृद्धि है वो फैट के कारण है। जहां पर हमको लगता है कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पर स्पेशल मार्क बना दिया करो, ठीक है। काश्वास और प्रमेह के पूर्व तो चरक जी ने मेदो धातु प्रदोष विकार में बताया ही है। तो काश श्वास, देखिए मेद का अमल क्या होता है, स्वेद, मेद बढ़ेगा स्वेद बढ़ेगा, स्वेद बढ़ेगा दुर्गंध आएगी, और यहाँ पर प्रमेह के पूर्व को काश्वास भी मिलता है, ठीक है। काश्वास स्पेशली याद करिएगा, ये हमको मान से कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। तो जो फैटी इंसान होता है, व्यक्ति होता है, उधर बढ़ जाएगा तो बेचारा खांसता रहेगा, है ना, खांसते खांसते श्वास भी फूल जाएगी, और क्या होगा, प्रमेह के पूर्व भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आज की क्लास में हमने 4 धातुएं पढ़ ली हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको 4 धातु, सॉरी 4 तो नहीं, 4 पढ़ ली, 3 पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन फिर अगली क्लास में ही पूछूंगी, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट ही नहीं हुआ तो कैसे क्वेश्चन पूछूंगी, है ना। तो बाकी का अस्थि, मज्जा और शुक्र कल की क्लास में पढ़ के उसके बाद हम मलों के क्षय के लक्षण पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। थैंक यू सो मच।